तो बच्चों आज चैप्टर 2 चालू करने का टाइम आ गया है। चैप्टर 2 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को समझने से पहले आप लोग से ये जानकारी चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले ये बताइए। जिसमें सारे लॉज होते हैं, सेट ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। किस चीज के काम आता है? जो कंट्री को अच्छे से प्रॉपरली रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए जो यूज होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो उसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से उसको पूरा फॉर्म किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन कैसे दिया गया, हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास है वो किससे किससे और कैसे कैसे इंस्पायर है, हमको वो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एक अजीब सा वर्ड आपको सुनने को मिलने वाला है अभी। पहले तो उस वर्ड को प्रोनाउंस करके बताओ आप लोग मेरे को। क्या? अपार्थेड, अपार्थाइड, एपेरिडिड, आफ्टरडिड, क्या? एपार्थीड, अपार्थाइड। ठीक है, ये वर्ड कभी जीवन में सुने हो पहले? कहां सुने हो? कोई नहीं सुना होगा। तू तो दुनिया से बाहर है ना, बड़े खास जगह में है तू, तो सुना ही होगा। बता क्या होता है अपार्थाइड? है तो सुना है तो ठीक से बता ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने को अपार्थाइड बोलते हैं। ठीक है, अपार्थाइड की बात करूं मैं तो लोगों का डिवीजन रेस के आधार पर, रेस मतलब कोई रेस नहीं हो रही है 100 मीटर की, है ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कलर के आधार पर, जाति के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, किसी भी आधार पर लोगों का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना ही क्या कहलाता है? अपार्थाइड, है ना। ये आपको सुनने को मिलेगा, इतिहास में ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को समझने के पहले हमको अपार्थाइड समझना पड़ेगा बच्चों। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में था, वहां पे अपार्थाइड कैसे हुआ और इस अपार्थाइड के आने से क्या क्या नुकसान हुआ साउथ अफ्रीका वालों को, हम लोग ये अभी देखने वाले हैं। साउथ अफ्रीका की कहानी को पढ़ने से पहले साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को। हमारी तरह एक कॉलोनी वो भी थे। कौन? साउथ अफ्रीका। कॉलोनी का मतलब जहां पे विदेशी ताकतों का राज होता था, तो वो भी गोरे के अधीन थे। और वो गोरे जब गए ना, तो ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, ये भी रेसिज्म होता है, पर साउथ अफ्रीका वॉज ए ब्लैक नेशन। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स आके रहने लगे। सिंपल करने के लिए ऐसे समझा रहा हूं आपको, व्हाइट्स आके रहने लगे। व्हाइट्स आजादी के बाद जब साउथ अफ्रीका को भी आजाद करके गए होंगे, तो कुछ व्हाइट्स वहां पे जम चुके थे, रह चुके थे, उनका परिवार बन चुका था। तो दो टाइप के डिवीजन हो गए वहां पे, ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल। मेजोरिटी किनकी थी? ब्लैक पीपल की थी, क्योंकि वो नेटिव साउथ अफ्रीकन थे, ओरिजिनल साउथ अफ्रीकन थे। और जो माइनॉरिटी थी वो व्हाइट्स की थी। ठीक है, पर उसके बाद भी, माइनॉरिटी होने के बाद भी, ज्यादा पावरफुल कौन था दोनों में? व्हाइट्स। सरकार कौन बना रहा था? व्हाइट्स। रूल कौन कर रहा था? व्हाइट्स। हर तरीके से पावर किसके हाथ में थी? व्हाइट्स। तो इस तरीके से वहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। ऐसा कुछ था कि एक अलग बस्ती बना दी गई थी जहां पे व्हाइट्स रहते थे, और उससे बाहर कहीं दूर जाके ब्लैक्स को गांव या शहरों में बसना पड़ता था। जहां व्हाइट्स रहते हैं वहां ब्लैक्स आ नहीं सकते, जहां व्हाइट्स का मार्केट है वहां ब्लैक्स जा नहीं सकते, है ना। खाने पीने की जगहें अलग, पानी के पीने का पानी का कुआं अलग, हर तरीके से उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। ठीक है, तो यही होता है क्या? अपार्थाइड। तो अपार्थाइड की बात करें तो अपार्थाइड इज ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, यूनिक टू साउथ अफ्रीका, इंपोज्ड बाय द व्हाइट यूरोपियंस। जैसे कि मैंने बताया, इस अपार्थाइड के नियम को, इस रूल को किसने लागू किया था? तो जो उस समय पावर में थे उन्होंने लागू किया था। कौन थे पावर में? तो व्हाइट यूरोपियंस, यूरोप से आए हुए गोरे लोगों ने इस रूल को लाया था। क्या हुआ था? ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विथ आर्म्स एंड फोर्स एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। तो उनको कॉलोनी कैसे बनाया गया?
17th-18th सेंचुरी की बात है। यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया की तरह वहां भी पहुंचे एंड ऑक्यूपाइड साउथ अफ्रीका विथ आर्म्स, और लोकल रूलर्स बन गए साउथ अफ्रीका के। कौन? यूरोपियन ट्रेडर्स। तो द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, या तो आप गोरे हैं या तो आप काले हैं, ऐसा साउथ अफ्रीका में डिवीजन कर दिया गया अकॉर्डिंग टू योर स्किन कलर। उसके बाद क्या होता है बच्चों? द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इंफीरियर्स एंड द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स एंड वेयर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। तो भैया अगर मैं वाइट हूं और कोई सामने वाला कोई ब्लैक है तो उसको मैं इंफीरियर की नजर से देखता था, है ना। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बना दिया गया उनके अंदर। इसके अलावा ना वोटिंग राइट मिलेगा, ना आप हमारे इलाकों में, हमारे शहरों में जहां पे हम रहते हैं, या शहर के उस हिस्से में जहां हमारा कब्जा है, वहां ना आप रह सकते हो। ठीक है, इस प्रकार का डिवीजन हुआ। द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। और उसके बाद क्या होता है? 1950 तक चला ये लड़ाई। अच्छा, ब्लैक्स के साथ साथ यहाँ पे आपको इंडियंस का भी नाम दिया है। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे इंडियंस भी रहते थे, तब भी रहते थे और अब भी रहते हैं। साउथ अफ्रीका में ये इंडियंस कहां से पहुंचे, क्या लगता है? इतिहास पता हो तो आपको पता होगा। हाँ, हम भी कॉलोनी थे, वहां भी कॉलोनी थे, वहां पे लेबर की कमी हो रही थी, तो लेबर कहां से लेके जाते थे? इंडिया से लेके जाते थे। अब लेबर गया तो गया, वहीं अपना परिवार बना के बस गया और परमानेंट वहां हो गया, तो उसको भी बाहर का इंडियन देखा जाता था और इंफीरियर समझा जाता था। तुम तो लेबर हो, लेबर क्लास के लोग हमारे बराबर नहीं हो सकते, ऐसे बोल के व्हाइट्स उनको भी नीचे देखते थे। तो सारे के सारे 1950 के आसपास क्या कर दिए? आंदोलन छेड़ दिए और हर तरीके से विरोध चालू हो गया। किनका विरोध? अपार्थाइड के कानून और उनको बनाने वालों का विरोध। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एएनसी बोला जाता है, जैसे अपने आईएनसी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वैसी वहां पे थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, ये मत सोचना कि ये सब कांग्रेस पंजा छाप की ब्रांचेस हैं, है ना। कांग्रेस मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पे लोग कांग्रेस बना लिए, उसको जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। इंडिया में बनाए और नाम दे दिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पंजा छाप, वहां पे लोग ग्रुप बनाए और नाम दे दिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो राहुल गांधी की पार्टी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन that led the struggle against the policies of segregation। तो एक जो ग्रुप था जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने विद्रोह आंदोलन चालू किया। और उस आंदोलन के वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो मेन ऑर्गेनाइजेशन था, उसके अंदर सारे के सारे ब्लैक पीपल आए और सब के सब मिलके क्या किए? इस पक्षपात के खिलाफ, इस भेदभाव के खिलाफ, इस डिवीजन के खिलाफ बढ़ चढ़कर आंदोलन लिए और फाइनली आंदोलन रंग लाया और एक दिन व्हाइट्स हार मान गए। उनको वहां से भगाया नहीं गया। उन लोग बोले ठीक है, हम हारे तुम जीते, आज से हम सब बराबर हैं। हम सब बराबर हैं मतलब भेदभाव खत्म, अलग अलग रहने का सिस्टम खत्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म, हम सब इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे और पीसफुली साउथ अफ्रीका में रहेंगे एक साथ, है ना। उनका लीडर था, एएनसी के इस आंदोलन का लीडर था बड़ा फेमस पर्सनालिटी, नोबेल प्राइज विनर नेल्सन मंडेला। ठीक है, इसी आंदोलन के कारण उनको नोबेल प्राइज मिलता है, आपको पता होना चाहिए। तो नेल्सन मंडेला को लाके सरकार का चेहरा बनाया गया, हेड बनाया गया, और उनकी छत्र छाया में सब मिलके पीसफुली रहने लगे। अपार्थाइड को हटा दिया गया और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना के सब पीसफुली रहते हैं। तभी तो आप देखोगे साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स भी हैं, व्हाइट्स भी हैं। सबसे अच्छे से समझना है, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम देखियो, एबी डिविलियर्स गोरा, है ना, क्विंटन डीकॉक गोरा, उनका कप्तान टिम्बा बबूमा ब्लैक, है ना, कगिसो रबाडा बेस्ट बॉलर ब्लैक, है ना। अपने इंडियंस लोगों का एग्जांपल देखना है, हाशिम आमला द बेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, हाशिम आमला वहां पे था। जैक कालिस द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ वर्ल्ड, जैक कालिस का तो तुम लोग नाम भी नहीं सुने होगे, सुने हो? जैक कालिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। हेनरी क्लासेन आज के, हाँ, किसको आउट किया था? जैक कालिस जब खेलता था ना, सूर्य कुमार यादव इतना सा रहा होगा। ठीक है, फालतू बात, फालतू बात। सूर्य कुमार यादव एज में मेरे जितना है और जैक कालिस जब रिटायर हुआ था तो मैं इतना सा था। ठीक है,
ही वॉज द बेस्ट ऑलराउंडर। कुछ ऑलराउंडर्स, आप अगर क्रिकेट प्रेमी हो तो कुछ नाम आप लोग सुने नहीं होंगे। आज की जनरेशन कुछ नहीं है उनके सामने, है ना। विराट कोहली को अगर आप भूल जाओ तो उससे बड़े बड़े लेजेंड हैं। एंड्रू साइमंड्स, ऑस्ट्रेलिया, ऑलराउंडर। जैक कालिस, ऑस्ट्रेलिया। वसीम अकरम, पाकिस्तान। शोएब अख्तर, पाकिस्तान। ब्रेट ली और ग्रेन मैकग्राक, द बेस्ट बॉलर यू हैव एवर सीन, ग्रेन मैकग्राक। और इसके बाद एडम गिलक्रिस्ट, है ना। मुथैया मुरलीधरन, वैसे स्पिनर नहीं था, शेन वॉन, ठीक है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स थे। पर हमको अभी एपरेटिव की बात करनी है, तो क्रिकेट की बात मैं किसी दिन फ्री पीरियड में आपसे करूंगा, ठीक है। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्रिकेट। पर फिलहाल हमको क्या देखना है, गोरे और काले मिलके रहने वाले। तो आंदोलन हुआ, एक साथ आए, और कौन बना उनका नेता, नेल्सन मंडेला was one of the leaders among the 8 who were tried for treason by the white South African government। तो जब जब आंदोलन होता था लोग आगे आते थे, तो एक बार में थोड़ी माने होंगे। 8 लोगों को पकड़ के आजीवन कारावास, लाइफ भर के लिए ट्रीजन का दोषी। ट्रीजन मतलब देशद्रोह, है ना। अब अगर आपके खिलाफ मैं आंदोलन कर रहा हूं तो मैं आपका दुश्मन हूं, आप मुझे पकड़ के जेल में डालोगे। आप मान लो व्हाइट्स हो, मैं हूं नेल्सन मंडेला, द नोबेल प्राइज विनर, है ना। मैं बार बार विद्रोह कर रहा था, आप गलत कर रहे हो, आपके सामने आके बैठ रहा था, क्या किया आप लोग, मुझे पकड़े और हाउस अरेस्ट कर दिए, फिर जेल में डाले, है ना। इस टाइप की चीज कर रहे थे। तो नेल्सन मंडेला उन 8 लोगों में से एक थे जिनको ट्रीजन का सजा व्हाइट्स ने दिया था। फिर आगे जाके क्या हुआ, दे वेयर सेंटेंस्ड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द एपरेटिव रिजाइम इन द कंट्री, ठीक है। तो अभी तक आजादी नहीं आई है, 1964 तक की कहानी को पहुंचाया हूं। नेल्सन मंडेला और उनके और 7 साथियों को लाइफ इंप्रिजनमेंट करके, आजीवन कारावास करके जेल में डाल दिया गया था। तो 1964 तक की कहानी ये थी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा और इससे क्या होगा, नए कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म होने वाला है। कैसे होगा देखते हैं। तो कहानी को 1964 से आगे लेके जाता हूं। प्रोटेस्ट और बढ़ी। इनको लगा था, व्हाइट्स को लगा था कि नेल्सन मंडेला को जेल में डालने के बाद इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और प्रोटेस्टर्स बिखर जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन, रिवॉल्यूशन जो हो रहा है यहाँ पे, साउथ अफ्रीकन रिवॉल्यूशन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बीच, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिवॉल्यूशन को ब्लैक्स खत्म कर देंगे ये सोचे थे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। तो प्रोटेस्ट और स्ट्रगल अगेंस्ट सेपरेटाइट जो था ये बढ़ गया, और फाइनली क्या हुआ, द ब्लैक्स कुड नो लॉन्गर बी केप्ट अंडर द रूल ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू रिप्रेशन। तो एक दिन व्हाइट्स को समझ में आ गया, उनकी आंख खुली कि अब हमको ये मानना पड़ेगा कि हम ब्लैक्स को दबाकर, रिप्रेस करके, जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे डरा धमका के अपने नीचे नहीं रख सकते। क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। तो ये टाइम आ गया है। एंड फाइनली द व्हाइट रेजिम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज। हार माने, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेयर रिपील्ड, उनको हटा दिया गया, और बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वेयर लिफ्टेड। पहले ब्लैक्स पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते थे, मीडिया रेस्ट्रिक्टेड था, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था, व्हाइट्स के खिलाफ, सब हटा दिया गया, नॉर्मल डेमोक्रेसी कर दिया गया। और फाइनली क्या हुआ, इनका जो हीरो था नेल्सन मंडेला को 28 साल के बाद, सोचो आप लोग की तो उतनी एज भी नहीं है ना, मेरी लगभग इतनी एज है, 1-2 साल ज्यादा समझ लो, इतने मेरी एज जितना अगर उसका बच्चा होता तो लगभग मेरे से 2 साल छोटा होता। इतने साल वो जेल में रहा। 28 साल स्ट्रगल करने के बाद देश को एपरेडाइट से और इस डिस्क्रिमिनेशन से आजादी दिलाने की स्ट्रगल के बाद फाइनली क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटेड रूल्स खत्म होते हैं। और जब इतने साल आप स्ट्रगल किए हो तो इसका फल आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आपने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, है ना। 28 साल मतलब आधी लाइफ होती है, आधा से ज्यादा लाइफ होती है कुछ लोगों की। तो 28 साल जेल में आने के बाद रॉबन आइलैंड प्रिजन से उनको बाहर किया गया, और अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड ऑन द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल 1994 को अपार्थाइड गवर्नमेंट खत्म हुआ था। ये मेरे से 3 महीना बड़ा है, ठीक है। मैं जुलाई में पैदा हुआ था 94 में, ये अप्रैल में खत्म हुआ था। तो इतने ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 30 साल पुरानी बात है। 30 साल में क्या हुआ है, 30 साल पहले ही इस सिस्टम को यहां से हटाया गया,
है ना, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। जैसे ही अपार्थाइड खत्म किया गया और मल्टी रेशियल गवर्नमेंट वहां पे बनाया गया बच्चों, और इस तरीके से क्या हुआ, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में खत्म होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हमारा समझने के लिए पहले हमको यह समझना पड़ेगा हमारे पड़ोस में क्या चल रहा था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आस पड़ोस की कहानियों से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। तो साउथ अफ्रीका की कहानी, ये डिस्क्रिमिनेशन की कहानी हमारे लिए बहुत जरूरी थी। एपेटाइट के ऊपर सीधा क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो साउथ अफ्रीका की कहानी के ऊपर ही बनता है, इसलिए इतना टाइम देके उसको डिटेल में समझाया हूं मैं, ठीक है। तो फाइनली ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया गया फॉलोइंग द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। तो फाइनली बोलना चाहिए असली डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका कब बना था, तो 26 अप्रैल 1994 1994 के बाद, ठीक है। The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution। तो व्हाइट्स की पार्टी जो आज तक सबको दबा के, कुचल के, मार के, जान लेके रूल करते आई थी, और जो स्ट्रगल करने वाली पार्टी थी ब्लैक्स की पार्टी, दोनों मिलकर साथ में बैठे और आजाद साउथ अफ्रीका का नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करते हैं बच्चों। और इसके बाद क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। तो सबसे बेस्ट राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स सबसे अच्छी क्वालिटी के, सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करके कहां दिए गए, साउथ अफ्रीका में दिए गए। एंड टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। तो कितना अच्छा एग्जांपल था दुनिया के लिए। चाहते तो लड़ झगड़ सकते थे, ब्लैक्स चाहते तो वो लोग इतने ज्यादा पावर में थे, मतलब मेजॉरिटी में थे, इतने लोग थे कि अगर अपने अपने घर से डंडा लेके निकलते और मारते तो सारे व्हाइट्स को खत्म कर सकते थे। व्हाइट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट में बना के बैठे थे, उनके पास पुलिस, कॉन्स्टिट्यूशन पावर, जुडिशरी सबका कंट्रोल था, वो चाहते तो और कितना अति कर सकते थे, पर ऐसा नहीं किए। वो लोग समझदारी दिखाए, मैच्योरिटी दिखाए, और साथ में बैठ के क्या किए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले, और मोस्ट एक्सटेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका आया, और दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा एग्जांपल बना। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन भी इससे इंस्पायर होके बनाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में किसको देखते हुए डिस्कस करेंगे, साउथ अफ्रीकन मॉडल, साउथ अफ्रीकन एग्जांपल को देखते हुए हम आगे ये डिस्कस करके समझेंगे कि व्हाई डू वी एक्चुअली नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग फिलहाल यहीं पे रोकते हैं, और बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों।